हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे सीटेट में जितने भी पक्षी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो सभी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूँ, वो ये है कि अगर आपने अभी तक सीटेट का फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सीटेट का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल कर ले। हो सकता है अगर आप लेट करते हैं तो आपका अपना ज़िला, जिस ज़िले में आपका घर है उस ज़िले में अगर आप सेंटर चाहते हैं वो न मिले, क्योंकि सीट फुल हो जाने की संभावना ज़्यादा है। अभी जैसे मैं आपको कुछ 2-3 ज़िले का बताऊंगा कि उसमें सीट फुल हो चुके हैं, अब वहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहाँ नहीं पड़ेगा। ऐसे जैसे CBSE ने बताया है कि जो पहले भरेगा उसका वहाँ सेंटर दिया जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये लगभग दिन में 3 बजे का है। ये इसमें 4739 सीट बचा हुआ था, ये मुजफ्फरपुर ज़िले का है। और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे कि ये देखिए मुजफ्फरपुर में फिर दिन में लगभग 4 या 5 बजे का मामला है, जब 3619 यानी 3619 सीट बचा हुआ था। ये लगभग 3 या 4 बजे का मामला है। 3619 यानी 3619 सीट बचा हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मतलब एक दिन में लगभग 10,000 सीट फुल हुए हैं। अगला मामला है ये दरभंगा का, यहाँ सीट फुल हो चुका है, 0 सीट है। यानी दरभंगा ज़िले से अगर आप हैं तो वहाँ आपको अब सीट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहीं और मिल सकता है, ऐसा संभावना है जिस हिसाब से CBSE ने इस बार निकाला है। अगला ज़िला है, यानी कि कहें तो दरभंगा का सीट फुल हो चुका है सीटेट एग्जाम सेंटर के लिए। चलिए अगला देखते हैं। अभी हम बात करेंगे पक्षी से रिलेटेड, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये देखकर आप अगर भरना चाहते हैं अपने ज़िले में तो जल्दी से जाकर फॉर्म फिल कर ले। ये देख सकते हैं आप, समस्तीपुर जिला, यहाँ 4370 सीटें थी, टोटल ऑक्युपाइड 4370 हो गया है, यानी 0 सीटें वैकेंट है, यानी 0 सीट। अब वहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जगह नहीं है, कहाँ? समस्तीपुर और दरभंगा। और साथ में आप देख सकते हैं ये है मुजफ्फरपुर ज़िला, और मुजफ्फरपुर ज़िला का कैपेसिटी था 12,018 ऑक्युपाइड है, और यहाँ भी कोई भी सीट नहीं बची है। और ये लगभग 6 बजे के आसपास ये मुजफ्फरपुर ज़िला का भी सीट फुल हो गया है। तो ये 3 ज़िलों का सीट फुल हो गया है। तो आप जिस भी ज़िले से हैं, अपने ज़िले से हैं, जिस भी ज़िले में भरना चाहते हैं तो वहाँ का अपना ज़िला सेलेक्ट कर ले, तो ताकि जल्दी से जल्दी आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से पास ही हो, वरना दूसरे ज़िले में, या फिर अगर ज़िले का फुल हो जाएगा तो पटना का कर सकते हैं। पटना का लगभग 1,77,000-71,000 के आसपास वहाँ का सीट है, तो फिर उसके बाद पटना जिला में मिलेगा, और वहाँ भी फुल हो जाता है, पूरे बिहार का फुल हो जाता है, फिर दूसरे राज्य में आपको मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं हम पक्षी से रिलेटेड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने बात की कि पक्षी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उससे बात करेंगे पक्षी में क्या क्या पूछे जाते हैं उन सब बारे में। तो चलिए देखते हैं कौन सा पक्षी हमारा शुरुआत होता है। तो सबसे पहले हमारा पक्षी है, ये देख सकते हैं टीचर्स अकेडमी। टीचर्स अकेडमी हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन बैच चलता है, उसका नाम है टीचर्स अकेडमी, और ऑनलाइन में एग्जाम द्वार के नाम से ये बैच चलता है। ठीक है, ऑनलाइन में एग्जाम द्वार नाम से हमारा चैनल है। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा, तो इसके बारे में देखते हैं। 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये आपसे 1 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है, क्या कि मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1963। ये आपको याद रखना है, कब? 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। चलिए मोर को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? तो मोर को संस्कृत भाषा में मयूर कहा जाता है। ठीक है, ये 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था राष्ट्रीय पक्षी। संस्कृत भाषा में मोर को मयूर भी कहा जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस। पावोक्रिस्टेटस, ये क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस, ये याद रखना है। तो 1 नंबर से इस एक में आपको इतने सारे पॉइंट मिलते हैं। चलिए अब इस बार का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न इस प्रकार दिया था कि बूझो और पहचानो एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये प्रश्न था EVS का। ठीक है, और इसमें ये नहीं किया गया था कि इन सब चीज़ें बताया गया था, किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका आपको बूझकर आंसर देना था। तो इसका क्या था? हमारा राष्ट्रीय पक्षी, और वो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला पक्षी की बात करते हैं, वह है बसंत गौरी। टीचर्स अकेडमी के बारे में हमने बता दिया आपको कि हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है सरैया, मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इस
इस एरिया के हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ टीचर्स अकेडमी ऑफलाइन क्लास में। चलिए बसंत कौड़ी के बारे में जानते हैं। बसंत कौड़ी का क्या है, तो बसंत कौड़ी यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, ठीक है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन सी, बसंत कौड़ी क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करती है तब उसमें अंडे रखती है। चलिए आगे बात करते हैं अगला पक्षी के बारे में। अगला है हमारा कठफोड़वा, ठीक है। कठफोड़वा क्या है, तो कठफोड़वा भी बसंत कौड़ी की तरह ही पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। यानी बसंत कौड़ी और कठफोड़वा दोनों क्या करती है, पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। ये याद रखना है। 1 नंबर का आपका यह प्रश्न है, 1 नंबर का आपका प्रश्न है और किसी भी तरीके से किसी भी तरह से घुमा के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बसंत कौड़ी और कठफोड़वा दोनों क्या करते हैं, पेड़ के तने में घोंसला बनाकर रहते हैं। ये तो आपको याद ही है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अगला है हमारा शकरखोड़ा, ठीक है। शकरखोड़ा कहते हैं सॉन बर्ड भी कहा जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए शकरखोड़ा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ये याद रखना है। क्या, लटकता हुआ घोंसला किसका हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो कौन बनाता है, शकरखोड़ा पक्षी, पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना। ये आप देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है हमारा इसका घोंसला। ये किसके बारे में है, ये शकरखोड़ा के बारे में ही है, शकरखोड़ा के बारे में ही है। क्या कि इसका घोंसला बाल, लकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। किसका, शकरखोड़ा का घोंसला एक तो पेड़ की डाली से उल्टा लटका हुआ होता है, ठीक है। दूसरा इसका घोंसला बाल से हो सकता है, लकड़ी के जाले से हो सकता है, पतली टहनियाँ से हो सकता है, बारीक घास से, सूखे पत्ते, रुई, इन सब चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बाज, गीद और चील के बारे में। इसके बारे में क्या किया गया था, चील, बाज और गीद के बारे में, ठीक है। चील, बाज और गीद हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं, ठीक ना। याद रखना है, बाज, गीद और चील, ये एक लाइन में पूछता है किसकी देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना होती है। किसी भी तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चील, बाज और गीद की देखने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना होती है। किसकी, चील, बाज और गीद की 4 गुना अधिक होती है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसी से। चील, चील की पूंछ खांचे वाली होती है। ये याद रखना है, चील की पूंछ क्या होती है, खांचे वाली होती है। गिद्ध, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। अगर आपसे पूछ ले वो कौन सा पक्षी है जो ऊंचाई पर होता है, तो गिद्ध उड़ता है। कौन सा पक्षी है जो जानवरों को खाकर जगह को साफ कर देता है, तो वो गिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई दे जाती है, ठीक ना। 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से ही ये देख लेता है, कौन, चील, इसलिए वो हवा में उड़ता हुआ निशाना लगा लेता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं दर्जन चिड़िया के बारे में, ठीक है। अब दर्जन चिड़िया के बारे में क्या है, तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से, ये आप देख सकते हैं, दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। यानी कि वो कौन सी चिड़िया है जो पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन सी चिड़िया है, दर्जन चिड़िया, और इसी का नाम है टेलर बर्ड। इंग्लिश में टेलर बर्ड कहते हैं, हिंदी में दर्जन चिड़िया कहते हैं, ठीक है। पत्तों को सिलकर, और क्या चीज़ से सिलती है, तो अपनी चोंच से सिलती है। चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं वीवर पक्षी के बारे में। इसके बारे में क्या कहा गया है, तो नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले खुद बनाते हैं, तो अपने नर वीवर पक्षी अपने घोंसले खुद बनाते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को देखती है और फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है, ठीक है। किसके, वीवर पक्षी में है कि नर वीवर पक्षी ही घोंसला बनाएगा और मादा वीवर जाकर देखेगी कि कौन सा घोंसला अच्छा है, कौन सा खराब है, जो अच्छा है उसमें वो अंडे देगी, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए चलते हैं आगे, अगला पॉइंट है हमारा फाख्ता पक्षी के बारे में, ठीक है। फाख्ता क्या है, फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेंड में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है ना। कैक्टस छोटा सा होता है, ये क्या है, कैक्टस 2 झाड़ी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है या फिर मेहंदी की मेंड में अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले अपने पक्षी की ओर। अगला है हमारा उल्लू। उल्लू तो
सब ने देखा है कि नहीं पता नहीं, जिन्होंने देखा है वो कमेंट करें कि हमने देखा, जिन्होंने नहीं देखा वो कमेंट करके बताए कि हमने उल्लू नहीं देखा है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि कहते हैं इसको 360 डिग्री। कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है? तो वो है उल्लू, जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है। ठीक है, यहाँ पीछे तक भी घुमा सकता है, पीछे तक लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है। ठीक है, किसकी आंखें? तो उल्लू की आंखें, जो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं क्या, उल्लू की आंखें मानव की तरह, हमारी जो आंखें एक बिल्कुल सामने देखती है। ठीक है, तो उल्लू की आंखें भी वही होती है, बिल्कुल ये सामने की तरफ देखती है या सामने की तरफ होती है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं मैना। आपका एक क्वेश्चन बहुत हमेशा सीटेट का फेवरेट है, वो हमेशा पूछता है क्या, वो कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे घुमा लेती है? तो कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मैना। ये देख सकते हैं झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, कौन सा है? वो मैना है। ठीक है, चलिए, और इसको तो याद रखना है, ये हमारा ऑफलाइन क्लास है, ये ऑफलाइन बैच है, आप यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, टीचर्स अकेडमी। चलिए आगे चलते हैं, अगला है कलचिरी। कलचिरी को इंडियन रोबन कहते हैं। ठीक है, कलचिरी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, याद रखना है, कलचिरी किसके बीच? पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। ठीक है, किसके घोंसलों में? तो पत्थरों के बीच जो घोंसला बनाती है वो है कलचिरी, और कलचिरी के जो अपना घोंसला बनाती है उसमें नाजुक टहनी, जड़, ऊन, रुई इत्यादि बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौन? कलचरी पक्षी छोटे छोटे कीड़े खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है, यह भी याद रखना है, कलचरी पक्षी की चोंच अंदर से लाल होती है। चलिए अगला देखते हैं, कौवा के बारे में है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती है। आपसे पूछ लेगा वो कौन सा पक्षी है जो लोहे के तार से अपना घोंसला बनाता है? तो कौवा है। वो कौन सा पक्षी है जो लकड़ी की टहनियाँ भी शामिल करता है अपने घोंसले बनाने में? तो वो है कौवा। चलिए अगला पॉइंट है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। आपसे पूछ लेगा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है? तो वो है कौवा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कोयल के पास अपना घोंसला नहीं होता, वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, कौवा हो गया। ठीक है, चलिए एक सेकंड बस इसे ठीक कर लो, वीवर फाख्ता हो गया, कौवा। ठीक है, चलिए कौवा के बारे में बात कर रहे थे हम, तो हाँ एक और पॉइंट है, कौवा क्या करता है? कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कौवा अपना अंडा सेता है, साथ में कोयल के अंडों को भी सेता है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला है गोरैया। ठीक है, अब गोरैया के बारे में बात करेंगे। गोरैया के बारे में बात करेंगे तो गोरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, गौरैया कहाँ बनाती है? तो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया वह पक्षी है जो दिल्ली में समान रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कबूतर के बारे में जानते हैं। आप सब जानते होंगे, देखे भी होंगे कबूतर, देखते भी होइएगा अभी भी। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, आदमी जो पुराने मकान में रहता है उसको छोड़ दिया तो उसमें अपना घोंसला बनाना है, या खंडहर का कोई घर पड़ा हो तो उसमें अपना घोंसला बनाता है। कौन? कबूतर। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। कौन? कौवे, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडा चुरा लेता है। ठीक है, अब है पक्षियों की चोंच। कौन से पक्षी की चोंच कैसी होती है और क्या खासियत है? जैसे इस टाइप के कुछ जो मुड़ा होता है थोड़ा सा, उसमें क्या होता है? मांस चीरने फाड़ने के लिए ऐसा चोंच होता है। लकड़ी में छेद करने के लिए इस टाइप का चोंच होता है। फिर है फूलों का रस चूसने के लिए इस टाइप का चोंच होगा। सब पक्षी के अलग अलग चोंच होते हैं। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए इस टाइप का होगा। चीज़ों को दबाकर तोड़ने के लिए और फिर काटने के लिए इस टाइप का चोंच होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, चील, बाज और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह होती है। ये याद रखना है। कैसी? जो बाज, गिद्ध और चील होते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं,
उनकी चोंच क्या होती है, एक तो छोटी होगी और दूसरे हुक की तरह मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तोते की घुमावदार चोंच होती है, किसकी, तोते की, जो फल कुतरने में मदद करता है। ये भी याद रखना है, तोते की घुमावदार होती है जो फल कुतरने में उसको मदद करता है। अगला पॉइंट है, गौरैया, कबूतर आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में सक्षम होती है। अगला है, मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला हमारा अगला पॉइंट है, मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस, बगुला आदि की चोंच पतली, सुई जैसी होती है। ठीक है, किसकी, मछली पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस हो गया, बगुला होगा, इन सब की चोंच कैसी होगी, लंबी होगी, पतली, सुई जैसी होगी। ठीक है, चलिए अगला भी कुछ पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। कुछ पक्षियों की चोंच निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, फिस्टल, जो किसी चीज़ को छान के अलग कर दे, फिर किसी चीज़ को आगे बजाने दे, किसी गंदगी को साइड कर दे, इस टाइप से फिल्ट्रेशन सिस्टम यानी उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण जैसे हंस हो गया, बत्तख हो गया इत्यादि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं तथा अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हंस हो गया और बत्तख हो गया। चलिए अब देखते हैं पक्षियों के पंजे। पंजे कैसे होते हैं इन पक्षियों के, तो पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं। देखते हो ये झिल्ली झिल्ली टाइप बना होता है, पूरा एक जाल सा बना होता है। ठीक है, चलिए उनकी मदद करते हैं, जैसे बत्तख, राजहंस, पेपकिन पक्षी के पैर इत्यादि। अगला है हमारा, जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे 1 उंगली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। यहाँ आप देख सकते हैं गौरैया का। ठीक है, इसमें क्या है, आगे की तरफ फैली 3 उंगली रहती है और पीछे 1 उंगली, तो ये किसी टहनी को पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया गौरैया। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरोन का। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिन पक्षियों की टांगे और पैरों की उंगलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी व किनारे वाली सतह पर दब घूम फिर सकते हैं। ठीक है, और पानी में जाकर मछलियों का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, बाज, गीद और उल्लू के पैर इत्यादि। चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। जैसे पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जब अंडे के बच्चे निकल जाते हैं और वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में, कहीं भी जा सकते हैं। कोई पेड़ों पर रहेगा, कोई जमीन पे और कोई पानी में। तो पक्षी किसके लिए घोंसला बनाते हैं, सिर्फ अंडे देने के लिए। अंडे देने के बाद वो वहां से निकल लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए कहा जाता है एक पक्षी जिनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, वो एक टाइम पे 2 चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनकी सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल सकते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। मतलब सामने देखेगा तो एक ही चीज़ पे देखेगा, और 2 अलग अलग चीज़ों को देखेगा तो दोनों अलग अलग देख सकता है। ठीक है, ये किसका खासियत है, ये पक्षी का। चलिए अगला देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जो पक्षी इधर उधर नहीं घूमता, सीधे गर्दन घुमाता है, मतलब उसकी आंखों की पुतली नहीं घूमती है, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया है कि वो अपनी पूरी गर्दन घुमा के देख सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं।
उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं, ये भी याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, ठीक है, किसके? पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं और पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। ये भी याद रखना है क्या, कि पक्षी का कान नहीं दिखेगा, लेकिन सिर के दोनों तरफ इनके छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, पक्षी इन्हीं के माध्यम से सुनता है। एग्जाम द्वार और टीचर्स एकेडमी दोनों एक ही हैं। एग्जाम द्वार ऑनलाइन क्लास है जो यूट्यूब पे चलता है, और टीचर्स एकेडमी ऑफलाइन क्लास है जो मुजफ्फरपुर बिहार में चलता है, सरैया में, ठीक है। चलिए, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले अभी कुछ और भी पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट बता देता हूँ फिर से एक बार रिविजन के तौर पर। इसको कहते हैं, रिविजन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के घोंसले। एक बार फिर से हम रिविजन करते हैं, बस 2 से 3 मिनट में इसको रिविजन कर लेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को जो अभी हमने बताया है। पहले कलचिरी, इंडियन रोमन के बारे में हमने अभी बताया, लेकिन फिर से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किसके बारे में, इंडियन रोबिन के बारे में। कलचरी इंडियन रोबिन नामक पक्षी अपना घोंसला जमीन पर पड़े पत्थर के बीच खाली जगह बनाती है तथा उसी में वह अंडे देती है। चलिए अगला है वीवर पक्षी यानी जुलाही चिड़िया। वीवर पक्षी का नाम क्या है? जुलाही चिड़िया भी नाम है वीवर पक्षी का नाम। अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है जो रानियों से रानियों नहीं है, यह टहनियों से लटका हुआ होता है। रानियों गलती है, टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर वीवर बनाता है तथा मादा वीवर उन सभी घोंसलाओं को देखती है और उनमें से उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ये किसकी बात है? तो ये वीवर पक्षी की बात है, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीवर पक्षी का नाम ही जुलाही चिड़िया है। चलिए चलते हैं अगला, दर्जन चिड़िया। हमने आपको बताया था दर्जन से नाम से ही आपको लग रहा है जो सिलकर पत्ते को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच लिख दिया, चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और उसी के बीच बनी थैली को अंडे के लिए तैयार करती है। अगला है शकरखोरा। शकरखोरा नामक पक्षी किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगला है फाख्ता पक्षी। फाख्ता क्या है? पक्षी कैक्टस यानी नागफनी के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है तथा कौवे अपने अंडे के साथ साथ किसके? कोयल के अंडे को भी सेता है। अगला है चील। चील के बारे में, चील सबसे ऊपर पेड़ पर घोंसला बनाता है। सबसे ऊंचा पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? चील। लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाली, ये याद रखना है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौवे घोंसला बनाता है और सबसे ऊंचे पेड़ पर चील घोंसला बनाता है। इसका घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। किसका? चील का। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में और चट्टानों के दरारों में अपना घोंसला बनाता है। अगला है उल्लू। उल्लू के बारे में क्या है? उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। बसंत गौरी नाम एक पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। अगला है कौवा। कौवा के बारे में बात किया, कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यही याद रखना है कि कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि चील पेड़ की सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाता है, ठीक ना। तो ये था हमारा पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।